मालती के बेटे अर्जुन ने रशिया में अपनी कॉलेज की पढ़ाई की थी। वहीं उसे अपनी क्लास में पढ़ने वाली रशियन लड़की मारिया से प्यार हो गया और वो उसे शादी करके घर ले आया। मालती को अपनी बहू मारिया ज्यादा पसंद नहीं है। हालांकि मारिया पूरी कोशिश करती है कि अपनी सास को खुश रख सके। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। कुछ भी बना लो, शादी ही हमारी पसंद से नहीं हुई तो पसंद का खाना बनाकर क्या करोगी? मैं मानती हूँ मम्मी जी कि अर्जुन ने आपसे हमारी शादी के बारे में छुपाया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। बस मुझे आपके साथ की जरूरत है। ठीक है, खाने में दाल चावल रोटी सब्जी बना लो। मारिया बहुत मेहनत करके खाना बनाती है, लेकिन उसके मन में चिंता है कि पता नहीं उसकी सास को खाना पसंद आएगा या नहीं। उसकी सास और पति अर्जुन दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। क्या बात है मारिया, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। दाल भी बहुत अच्छी बनी है। इतना भी अच्छा नहीं बना है जितनी तू तारीफ कर रहा है। अर्जुन, तुझे तो अपनी पत्नी के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मारिया निराश हो जाती है। अगले दिन मारिया की सास अपनी रिश्तेदार भाभी से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ, अब क्या करें, बेटे की खुशी के लिए अपनाना ही पड़ा, वरना मैं तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। पर ठीक है, आजकल के बच्चे हैं, अपनी पसंद से शादी करते हैं। बस दोनों खुश रहें और मुझे क्या चाहिए। अरे लेकिन फिर भी कोई इंडियन होती तो समझ भी आता। अर्जुन को भी रशियन ही मिली थी शादी करने के लिए। आपको पता है ना ये लड़कियां कैसी होती है। नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मारिया एक अच्छे परिवार से है और अर्जुन के साथ उसकी क्लास में ही पढ़ती थी। वो एक अच्छी पढ़ी लिखी परिवार से है। अरे आप अभी बहुत नादान हो दीदी, आपको कुछ नहीं पता है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी रशियन मिल जाती हैं जो कि गंदे काम करती है। आप जरा अपनी बहू पर नजर बनाकर रखना, पता चला कि खानदान की नाक ही कटवा दे। फोन रखने के बाद मारिया की सास और ज्यादा चिंता में आ जाती है और उसे टेंशन होने लगती है कि कहीं उसकी बहू ऐसी वैसी तो नहीं। अगले दिन मारिया नाश्ता बनाकर रखती है। डाइनिंग टेबल पर अर्जुन और उसकी सास बैठे हैं। उसकी सास उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। मम्मी जी, ये मैंने आपके लिए पोहे बनाए हैं, आप ट्राई करके बताइए कैसे बने हैं। मैंने पहली बार बनाया है। हाँ, ठीक बने हैं। वैसे तुम्हारे परिवार के लोग क्या करते हैं मारिया? मम्मी जी, मेरे पापा रशियन बैंक में काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा, क्या इंडिया में भी तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है? नहीं, अब मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं रहता, मैं तो पहली बार ही इंडिया आई हूँ। मारिया की सास को तसल्ली होती है और वो मन ही मन सोचती है कि मेरी बहू ऐसी नहीं है, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। रात में मारिया की सास सो रही होती है, तभी उसे दरवाजे की आवाज आती है। वो उठ कर देखती है तो दरवाजे पर मारिया है जो कि दरवाजा बंद कर रही है। वो मारिया से पूछती है, बहू, सुबह के 5 बज रहे हैं, इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? कहीं से नहीं मम्मी जी, मैं तो यही थी, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा टहल लूं। लेकिन अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाओ। मारिया की बात सुनकर उसकी सास को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन किचन में काम करते हुए मारिया को नींद आ रही है। उसकी सास इस बात को नोटिस करती है और पूछती है, बहू, तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? क्या रात में तुम ठीक से सो नहीं पाई? हाँ मम्मी जी, मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा घूम लेती हूँ, शायद नींद आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मुझे अभी आलस आ रहा है। ठीक है, तुम सारा काम करके दिन में थोड़ा सो लेना, जिससे तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी। रात में फिर मारिया की सास सो रही होती है कि उसे गेट की आवाज आती है। तभी वो उठकर देखती है तो फिर से मारिया दरवाजे पर है जो दरवाजा बंद कर रही है। मारिया की सास को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आज वो मारिया को कुछ नहीं बोलती
और सोच में पड़ जाती है कि असल में मारिया रोज सुबह कहाँ से आती है। सुबह मारिया की सास परेशान है और उसे उसकी रिश्तेदारी की बात याद आ रही है, जिन्होंने कहा था कि रशियन लड़कियां गंदे काम करती है। अब तो मारिया की सास के दिमाग में शक बैठ जाता है। वो मन ही मन बोलती है, लगता है भाभी सही बोल रही थी, मारिया भी उन्हीं रशियन लड़कियों में से एक है जो रात में जाकर गंदे काम करती है। पता नहीं अर्जुन कहाँ से इस लड़की को उठा कर ले आया है, लेकिन मुझे इसका सच पता लगाना ही पड़ेगा। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच सास मारिया से सवाल जवाब करने लगती है। क्या बात है मारिया, तुम्हें हर वक्त नींद आती रहती है? लगता है तुम्हें इस घर में रात में नींद नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, बस ऐसे ही। शायद मुझे यहाँ नींद ज्यादा ही आती है। वैसे अर्जुन, तुझे पता है तेरी बीवी रात को सोई नहीं है ठीक से और सुबह 4-5 बजे उठकर घूमने लगती है ताकि नींद आ जाए। तुझे कुछ पता चलता है या तू घोड़े बेचकर सोता रहता है? हाँ मम्मी, मुझे पता है इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इससे जल्दी से नींद नहीं आती है। फिर अभी इसका हवा पानी भी बदला है ना, शायद इसीलिए इसको रात में सोने में दिक्कत होती है। वैसे रात को तुम टहलने जाती कहाँ हो? हमारी छत पर जाती हो या घर के बाहर ये पोर्च में टहलती हो? हाँ मम्मी जी, बाहर पोर्च में ही थोड़ा टहल लेती हूँ, ताजी हवा लगती है और फिर नींद आने लगती है, फिर आकर सो जाती हूँ। मारिया की सास मन ही मन में सोचती है, इतनी सफाई से झूठ बोल रही हो तुम मारिया। मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी करने लगी थी, लेकिन तुमने तो मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। लेकिन आज रात मैं तुम्हारी सच्चाई अर्जुन के सामने ला कर ही रहूंगी। तुम्हारे जैसे गंदे काम करने वाली लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। रात में मारिया की सास और अर्जुन दोनों हॉल में बैठे हुए हैं। सुबह के 4:30 बज गए हैं। मम्मी, अब बिल्कुल गलत सोच रही हो। मारिया ऐसी नहीं है, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ठीक है, अगर मुझे कोई गलत फहमी हुई है तो कहाँ है तुम्हारी पत्नी? बुलाओ उसे। बाहर टहल रही होगी, उसने बताया तो था कि उसे नींद नहीं आती है रात में, इसलिए थोड़ा टहलने चली जाती है। इसमें इतना सोचने वाली बात कौन सी है? तुमने बाहर भी जाकर देखा ना, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तुम मेरी बात मानो, तुमने एक गलत लड़की से शादी कर ली है जो कि गलत काम करती है। तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं? नहीं मम्मी, मैं मारिया को पिछले 3 साल से जानता हूँ। वो ऐसा कोई काम नहीं करती है जो गलत हो। जरूर उसके पीछे कोई ना कोई दूसरी वजह होगी। इसके पीछे असली वजह क्या है ये तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं जो कह रही हूँ वो सच है तो तुम अभी के अभी उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दोगे। इससे पहले कि हमारे पूरे समाज में बदनामी हो, तुम उसे छोड़ दोगे। तभी गेट खुलने की आवाज आती है और मारिया धीरे से अंदर आती है और देखती है कि उसकी सास और उसका पति हॉल में उसका इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर मारिया डर जाती है और घबरा कर कहती है, अरे मम्मी जी, आप और अर्जुन यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो इस वक्त सोना चाहिए। सही कहा तुमने बेटा, इस वक्त हमें सोना चाहिए ताकि तुम चुपचाप दबे पाँव गंदे काम करके घर में आ जाओ और किसी को पता भी ना चले। गंदे काम? कौन से गंदे काम? आप ये क्या बोल रही हैं मम्मी जी? हाँ, वही गंदे काम जो तुम जैसी रशियन लड़कियां करती हैं। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है मारिया कि तुम ऐसे काम करती हो। अरे तुम्हें किसी चीज की कमी थी क्या इस घर में जो तुमने ये सब करना शुरू कर दिया? शर्म नहीं आई तुम्हें शादीशुदा होकर ऐसा काम करते हुए? ये आप क्या बोली जा रही हैं मम्मी जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कोई गंदा काम नहीं किया है। अर्जुन, तुम बोलते क्यों नहीं? अब छुपने का कोई फायदा नहीं है मारिया, मम्मी को सच पता चल चुका है। अच्छा होगा तुम अपने मुंह से अपनी सच्चाई बता दो, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। अच्छा अर्जुन, तो तुम भी इसके साथ इस काम में शामिल हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा कि तुम हमारे परिवार की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाओगे। नहीं मम्मी जी, आपके परिवार की इज्जत को किसी ने मिट्टी में नहीं मिलाया है। अब मुझे लगता है आपको सच्चाई बताना ही पड़ेगी। उसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि मेरे साथ क्या करना है। असल में मैं कोई गंदा काम नहीं करने चाहती हूँ, बल्कि मैं एक NGO से जुड़ी हूँ जो रात में गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं।
उन्हें खाना, पानी, कंबल और रहने के लिए जगह देते हैं। रात के वक्त जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उन्हें कपड़े और खाना प्रोवाइड कराते हैं। बस वही काम खाने के लिए मुझे आधी रात को जाना पड़ता है। ये तुम क्या बोल रही हो? अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मुझसे क्यों छिपाया? मैंने ही मारिया को मना किया था आपको बताने से, क्योंकि अगर मारिया आपको ये बात बता देती तो आप उसे ये काम कभी नहीं करने देती। और मारिया को गरीब लोगों की मदद करके खुशी मिलती है मम्मी, इसीलिए मैंने उससे कहा था कि वो चुपचाप इस काम को करे। जब कुछ दिन बीत जाते तो हम आपको भी बता देते, लेकिन आपको तो उसके पहले ही पता चल गया। आपने पता नहीं मेरी बीवी के बारे में क्या क्या सोच लिया था। अच्छा, तो ये बात है। मुझे पता था मारिया कि तुम समाज के लिए अच्छा काम करने जाती हो। मेरे दिमाग में दूसरों की बातें भर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में ये सब सोच लिया। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं मामी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लोगों की सोच ही ऐसी है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब से तुम्हें चोरी छुपे जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम खुल के इस काम को कर सकती हो, और रात में नहीं बल्कि दिन में भी करो। मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है बेटा। थैंक यू मम्मी जी मुझ पर भरोसा करने के लिए। और अब मैं लोगों को गर्व से कहूंगी कि मेरी बहू रशियन है। गीता बहू, हम सबके लिए आज शाम का खाना मत बनाना। क्यों माँ जी, क्या हुआ? आज हम सब अनिल के चाचा जी के घर फंक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने नया घर लिया है, तो इसी खुशी में बड़ी पार्टी रखी है। अच्छा माँ जी। हाँ, तो आज सब लोग वही खाना खाएंगे, इसीलिए जो तुझे ठीक लगे तो अपने लिए खाने में वो सब्जी बना लेना। क्या मतलब माँ जी, मैं सिर्फ अपना खाना बनाऊं? क्या सिर्फ आप और पापा जी ही पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ मैं और तेरे ससुर ही नहीं, बल्कि अनिल भी हमारे साथ जाएगा। लेकिन बस तू हमारे साथ नहीं जाएगी, तू घर पर ही रहेगी आज। क्यों माँ जी, मैं क्यों नहीं जा सकती? और मैं अकेले कैसे रहूंगी? नहीं, हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि तू पढ़ी लिखी नहीं है। तुझे अपने साथ ले जाकर रिश्तेदारों के सामने मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी है। हमारे पूरे खानदान में सारी बहुएं पढ़ी लिखी है, मगर एक तू है। हमारे घर में 10वीं फेल बहू आ गई है। मगर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन। क्या लेकिन? मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको तो पता ही है कि मैं आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई। हाँ, पता है, लेकिन है तो तू अनपढ़ ही। अगर 4 पढ़े लिखे लोग सामने आकर खड़े हो गए तो तुझसे तो बात भी नहीं की जाएगी उन लोगों से। तो क्या ही फायदा हुआ तुझे अपने साथ कहीं ले जाने का। सुधा की बातें सुनकर गीता दुखी हो जाती है। इसीलिए तू अपने लिए खाना बना लेना, हम फंक्शन से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ठीक है माँ जी। गीता निराश मन से सुधा के फैसले पर हामी भर देती है। अगले दिन। आज खाने में क्या बनाऊं माँ जी? ये भी कोई पूछने वाली बात है बहू। फ्रिज में जो भी सब्जी रखी है वो बना ले। भले ही तू अनपढ़ है, मगर थोड़ा दिमाग से तो काम कर ले। फ्रिज में 4 तरह की सब्जियां रखी है माँ जी, इसीलिए पूछ रही थी। अरे तू जो मर्जी बना ले, मेरा समय खराब मत कर। मैंने गलती कर दी तुझे अपनी बहू बनाकर। अगर घर में पढ़ी लिखी बहू लाती तो वो इतने सवाल नहीं करती मुझसे, और घर का सारा काम अपनी समझदारी से कर लेती। अपनी बहू के लिए सुधा के ताने फिर से शुरू हो जाते हैं कि तभी अनिल वहाँ पहुँच जाता है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस बहू को कुछ बातें समझा रही थी। अच्छा, अरे हाँ, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटा। मैं कह रहा था माँ कि इस बार भी राशन और घर के बाकी सामानों की लिस्ट बना लेना। इस तरह हर चीज का हिसाब किताब रखना सही रहता है। इससे पता चलता रहता है कि कहाँ कितना खर्चा हुआ है, जिससे आगे भी बचत की जा सकती है। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा। हाँ तो गीता, ऐसा करो, तुम ये काम कर लेना। अनिल की ये बात सुनकर सुधा जोर से हंस पड़ती है। गीता बनाएगी सामान की लिस्ट और ये रखेगी हिसाब किताब। ये क्या कह दिया अनिल तूने? आप इतनी जोर से क्यों हंसी? और मैं क्या ये काम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती? तू खुद भूल गई क्या कि तू पढ़ी लिखी नहीं है? और अनिल, तूने भी ये काम किसे सौंप दिया है? गीता को, जो 10वीं फेल है।
इसे कहाँ आती होगी सामान की लिस्ट बनानी। मुझे लगा गीता इतना तो कर ही लेगी। क्यों गीता? जी अनिल जी, मैं 10वीं फेल हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पढ़ना लिखना आता है कि मैं घर के सामानों की लिस्ट बना सकूं। नहीं नहीं बहू, तू रहने दे, ये काम मैं कर लूंगी। तू बस खाना बना, क्योंकि तुझे सिर्फ यही आता है। अगर हिसाब किताब में तुझसे कोई गलती हो गई तो पूरा बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन माँ जी, मैं ये काम कर लूंगी। ऐसा तुझे लगता होगा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। माँ, मगर गीता को एक मौका तो दीजिए। नहीं नहीं, मैं इस अनपढ़ को ये काम देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। सुधा की बातें इस बार भी गीता के दिल पर चुभती है और इस बार भी गीता अपनी सास से कुछ नहीं कहती और उनकी बातें सह जाती है। लेकिन यहाँ गीता के पति अनिल को अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। किताबें? लेकिन मैं इसका क्या करूँगी? क्या करूंगी का क्या मतलब है? तुम इन किताबों को पढ़ोगी और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं अनिल जी? मैं अब फिर से पढ़ाई शुरू करूं? लोग क्या कहेंगे? माँ जी क्या कहेंगी? माँ जी रोज रोज तुम्हें जो कहती हैं वो दोबारा तुम्हारे लिए ना कहें, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये किताबें लेकर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई पूरी करो। और तुम बाकी लोगों की परवाह क्यों कर रही हो? पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं? हाँ, मैं जानता हूँ कि किन हालातों में तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी और तुम्हारे पिताजी की भी नौकरी जा चुकी थी, जिस वजह से तुम स्कूल की फीस नहीं दे पाई और न चाहकर भी तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अनिल की ऐसी सहानुभूति और उनका सहयोग देखकर गीता भावुक हो जाती है। हाँ अनिल जी, आप सही कह रहे हैं। मैं अब से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करूंगी। लाइए ये किताबें, ये मेरे लिए अब तक का सबसे खास तोहफा है। ये हुई ना बात, तो फिर हम कल ही स्कूल चलते हैं तुम्हारा फिर से एडमिशन करवाने। लेकिन अगर माँ जी ने मना कर दिया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, हम माँ जी को तब तक कुछ नहीं बताएंगे जब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती हो। इसका मतलब हम माँ जी को ये सब नहीं बताने वाले? नहीं, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी और तुम चिंता मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जैसा आप कहे। और हाँ, थैंक यू अनिल जी। इस तरह गीता अपनी सास को बिना बताए अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देती है। गीता रोज दिन में घर का काम करती थी और रात में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। दिन रात इसी तरह मेहनत करते करते 3 साल बीत गए और आखिरकार 12वीं कक्षा का बोर्ड रिजल्ट आ चुका था, जिसमें गीता ने टॉप किया था और उसकी फोटो अखबार में छपी थी। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ, इधर देख गर्मा गर्म चाय। और सुन जरा, दूसरे कमरे से अखबार उठा कर लाना। आज तो मैंने अखबार पढ़ा ही नहीं। अखबार पढ़ने से दुनिया भर में क्या चल रहा है सब खबर रहती है। खैर, तुझे ये सब कैसे पता होगा? तू तो अनपढ़ है, तूने तो आज तक अखबार पढ़ा ही नहीं होगा। मैं अभी आपको आज का अखबार लाकर देती हूँ माँ जी। गीता सुधा को अखबार लाकर देती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस अखबार में उसकी फोटो छपी है। और जैसे ही सुधा अखबार खोलती है, वो चौंक जाती है। ये क्या? ये लड़की तो मेरी बहू गीता जैसी लग रही है, लेकिन ये गीता नहीं हो सकती। इस लड़की ने तो 12वीं में टॉप किया है और मेरी बहू तो 10वीं फेल ठहरी। लेकिन एक मिनट, इसका नाम तो यहाँ गीता शर्मा लिखा है। इसका मतलब ये मेरी बहू है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अभी बहू को बुलाती हूँ। जी माँ जी, आपने बुलाया? क्या तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं माँ जी। तो फिर ये क्या है? ये तेरी जुड़वा बहन है। गीता अखबार में अपनी फोटो छपी हुई देखती है और अपनी खुशी नहीं रोक पाती है। माँ जी, मैंने टॉप किया है। देखिए, मेरी फोटो भी छपी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अभी अनिल जी को बता कर आती हूँ, वो ये सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। इसका मतलब ये तू ही है जिसकी फोटो अखबार में छपी है। लेकिन तूने कब पढ़ाई शुरू की? गीता सुधा को सारी बातें बताती है कि कैसे वो रात रात भर पढ़ाई करती थी और इसके लिए अनिल ने ही उसे सपोर्ट किया था। तुझे ये बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी, मगर ये वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है गीता। तभी अनिल भी हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर घर आ जाता है। आ गए आप? मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी। मुझे सब पता चल गया गीता, तुम्हें टॉप करने की बहुत बहुत बधाई हो। और ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई पहले आप माँ जी को खिलाइए, उन्हें भी सब पता चल गया है अनिल जी। क्या?
हाँ बहू सही कह रही है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और तुम दोनों मुझे भी माफ कर दो। मैं बहू को उसके अनपढ़ होने के दिन रात ताने तो मारती रही, मगर मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं भी तो बहू को पढ़ा सकती थी। लेकिन अब मैं ये गलती सुधारूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर बहू और आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। इसके कॉलेज की पढ़ाई पूरी मैं करवाऊंगी। थैंक यू माँ जी। मुझे तुम पर गर्व है गीता। और आज तो मुझे भी अपनी बहू पर गर्व है। विमला के 4 बेटे थे, दिलीप, अनिल, भरत और अरुण। चारों के चारों आलसी और निकम्मे थे। विमला बेचारी कुछ घरों में जाकर बर्तन मांजने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक दिन विमला की सहेली, क्या हुआ विमला, किस चिंता में बैठी हुई हो? क्या बताओ साधना, तुम तो जानती हो कि मेरे चारों बेटे कितने आलसी हैं। इनके पिता तो इनके बचपन में ही गुजर गए थे। मैंने लोगों के घर झाड़ू पोछा लगाकर इनका पेट पाला, पूरी जिंदगी काम करती रही। मुझे तो लगता था कि 4 बेटे हैं, मेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। मेरे बेटे काम धंधा करेंगे और मैं अपनी बहुओं पर घर का सारा काम सौंप कर आराम करूंगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। मेरे चारों बेटे एक नंबर के निकम्मे हैं। कितना कहती हूँ इन्हें कि कुछ काम कर लो, मेहनत करो, लेकिन इनके कानों पर तो जूं ना रेंगती है। हाँ विमला, मुझे भी कभी कभी तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम तो मेरी इतनी पुरानी सहेली हो। मैंने इतने सालों में तुम्हें अपने घर के लिए खून पसीना एक करते हुए देखा है। अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आने ही चाहिए। मुझे लगता है कि जब इनकी शादी हो जाएगी ना, तब ये सुधर जाएंगे। इनके हाथ पीले कर दो। एक बार इन पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी, तब देखना ये चारों कैसे लाइन पर आ जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। अरे लेकिन इन निकम्मों को लड़की देगा कौन? कौन अपनी बेटी को ऐसे लड़के के गले में बांधेगा जो अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हैं? मेरे मायके के गांव में एक गरीब मजदूर है बिरजू। बेचारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी बीमार बीवी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने में उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। उसकी बीवी तो ना बच सकी और उसके ऊपर उसकी 4 बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। अब उसकी चारों बेटियां भी शादी लायक उम्र की हो गई है। तुम चाहो तो मैं उससे बात करके देख सकती हूँ। चारों बहनें एक ही घर में जाएंगी तो उनके लिए भी अच्छा ही होगा ना। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तुम बात कर लो, अगर बात बन गई तो अच्छा ही है। साधना बिरजू के घर जाकर उससे विमला के बेटों के रिश्ते के बारे में बात करती है। बिरजू बहुत खुश हो जाता है। अरे साधना बहन, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी चारों बेटियां एक ही घर में बहू बनकर जाएंगी। इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। चारों बहनें एक साथ जैसे इस घर में रहती हैं, वैसे ही उस घर में रहेंगी और उस घर को अपना बना लेंगी। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। बिरजू शादी के लिए हाँ कह देता है और दिलीप के साथ सुनीता, अनिल के साथ मनीषा, भरत के साथ यामिनी और अरुण के साथ विद्या की शादी हो जाती है। विमला की चारों बहुएं गृह प्रवेश करके घर आ जाती है। चारों घर को देखती है और धीरे से बात करती है। सुनीता दीदी, ये घर तो हमारे घर जैसा ही है, छोटा सा और रंग उड़ा हुआ। वहाँ देखो, दीवार के कितने पोपड़े गिरे हुए हैं। पिताजी ने क्या सोचकर हमारी शादी ऐसे घर में करा दी? विद्या, ऐसा नहीं कहते। अब जैसा भी है, ये हमारा घर है। लेकिन दीदी, विद्या तो ठीक ही कह रही है। हमने तो सोचा था कि हमारे मायके से हमारे ससुराल की हालत थोड़ी तो अच्छी होगी, लेकिन ये घर देखकर तो लग रहा है कि इनकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब है। उनकी बातें और मुरझाए हुए चेहरे देखकर विमला समझ जाती है कि क्या बात है। और फिर बेटी विद्या, मैं समझ सकती हूँ कि तुम सबको कैसा लग रहा है। हर लड़की का सपना होता है कि उसे मायके से उसका ससुराल धनवान हो। उनकी जो इच्छाएं उनके मायके में पूरी नहीं हो पाती, वो ससुराल में जाकर पूरी हो। लेकिन मेरी वजह से तुम सबके सपने टूट गए। मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं हम सब में से बड़ी हूँ। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ।
मेरी बहनों के कहने का ये मतलब नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं। मेरे लिए तो हम सब बहनें जीवन भर एक साथ रहेंगी, यही बहुत है। आप चिंता मत कीजिए। सुनीता की बातें सुनकर विमला चुप हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विमला की चारों बहुएं देखती है कि उनके पति कोई भी काम नहीं करते हैं और एक दिन, दीदी हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं लेकिन हमारे पति अभी तक काम पर नहीं जा रहे हैं। चारों अभी भी घर में बैठे हुए हैं। हाँ देखो तो, माँ जी रोज सुबह जाकर काम करती है। उनकी तो उम्र हो गई है और ये चार हट्टे कट्टे होकर भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें उन सब से एक बार पूछ लेना चाहिए, माँ जी कब तक काम करती रहेंगी। हम कल माँ जी के बाहर जाने के बाद सबसे बात करते हैं। अगले दिन चारों बहनें एक साथ खड़ी हो जाती है। दिलीप, अनिल, अरुण और भरत चाय पी रहे थे। तब सुनिए जी, हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए भाभी, क्या हुआ? हम कितने दिनों से देख रहे हैं आप सब घर में ऐसे ही बैठे हैं, कोई काम वाम नहीं करते। ऐसा कब तक चलेगा? आपको नहीं लगता कि आपको कोई नौकरी करनी चाहिए? नहीं, हमें नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। नौकरी मतलब दूसरों की गुलामी करना, और गुलामी करना हमारे शान के खिलाफ है। ऐसी कैसी शान जो अपनी बूढ़ी माँ को इस उम्र में काम करने पर मजबूर कर दे। आपको अंदाजा भी है कि माँ जी कितनी थक जाती है इतने घरों में काम करके। अगर आप सब काम करने लग जाए तो उन्हें आराम मिलेगा और घर में ज्यादा पैसे आएंगे। हाँ, आगे जाकर हम सबका परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे आएंगे तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा। अरे तब की तब देखेंगे, अभी से उसके बारे में सोचकर क्यों टेंशन लेकर बैठना। चलो तुम भी अब ये सब बातें छोड़ दो और हमारे साथ आकर चाय पियो। उन भाइयों की बातें सुनकर सुनीता, मनीषा, विद्या और यामिनी समझ जाती है कि इन सब से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन जब विमला काम पर जाने के लिए निकलती है, तब रुकिए माँ जी, आज से हम भी आपके साथ काम पर आएंगी। क्या? तुम आकर क्या करोगी? माँ जी, घर में खाने वाले इतने मुंह हैं और कमाने वाली सिर्फ आप अकेली। हमने कल आपके चारों बेटों से बात की, लेकिन उनके बात सुनकर हम समझ गए कि वो सब काम नहीं करेंगे। काम करना उनके फितरत में ही नहीं है। हाँ माँ जी, इसलिए हमने सोच लिया है कि आज से हम आपके साथ काम पर आएंगे। परिवार बड़ा है तो कमाई भी बढ़नी चाहिए ना, और हम नहीं चाहते कि आप इस उम्र में ऐसे लोगों के घर जाकर बर्तन मांजे और काम करे। तुम सब मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी मेरे जैसी नौकरानी बनकर रहो। तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि सबको तुम पर नाज हो। लोग तुम्हें मेरी बहू नहीं, मुझे तुम्हारी सास के नाम से पहचाने। विमला अपने काम पर चली गई। आज उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी एक साधु उनके द्वार पर आए। अलख निरंजन, माई भिक्षा दो। रुकिए बाबा, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन दीदी, घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर सुनीता पूरे किचन में ढूंढती है। उसे एक मुट्ठी चावल मिलते हैं। वो लेकर साधु को देती है और ये लीजिए बाबा, मेरे पास अभी इन मुट्ठी भर चावल के सिवा कुछ नहीं है। मैं समझ गया बेटी, लेकिन अगर घर के मर्द कुछ काम नहीं करते तब स्त्री को मर्दों के काम करने पड़ते हैं। तुम चारों बहनें अपने घर का भार उठा सकती हो। स्त्री में समस्त पृथ्वी का भार उठाने की क्षमता है। मैं समझ गई बाबा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अगले दिन सुनीता अपने बहनों के साथ अपनी एक पुरानी सहेली के घर जाती है। वो उस सहेली से कुछ रुपए उधार लेती है और चारों बहनें अचार और पापड़ बनाने का सामान लेकर आती है। वो चारों मिलकर अचार और पापड़ बनाकर बेचना शुरू करती हैं। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उनसे अचार और पापड़ खरीद कर ले जाता है। अगले दिन बहन, मुझे तुम्हारे अचार और पापड़ बहुत पसंद आए। मुझे अपनी दुकान में बेचने के लिए यही अचार और पापड़ बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। क्या आप दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं और मेरी बहनें मिलकर आपकी पूरी ऑर्डर दे देंगी। ठीक है, मुझे महीने के 50 किलो अचार और 100 किलो पापड़ चाहिए। इतनी बड़ी ऑर्डर मिलने पर सुनीता और उसकी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। वो घर आकर बहुत मेहनत से अचार और पापड़ बनाने लगती हैं। विमला भी उनकी मदद करती है।
1 महीने के बाद व्यापारी से उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो और ज्यादा सामान खरीद कर लाती है और उनसे और ज्यादा मात्रा में अचार और पापड़ बनाकर दूसरे शहरों में जाकर बेचने लगती है। उनका ये बिजनेस देखकर उनके पतियों को भी अपनी भूल समझ आती है और वो अचार और पापड़ का सामान लाना और उसकी डिलीवरी करना इन कामों में मदद करने लगते हैं। एक दिन, माँ जी, आज हमें अचार पापड़ का बिजनेस करते हुए 8 महीने हो गए हैं। इन 8 महीनों में हमें बहुत मुनाफा हुआ है। ये लीजिए वो सारे पैसे जो हमने इन महीनों में कमाए हैं। नहीं बेटा, इन पैसों पर तुम बहनों का हक है। तुम चारों ने इतनी मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। माँ जी, हमारा अचार और पापड़ आसपास के शहरों में बिक रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अचार और पापड़ बनाने की अपनी एक कंपनी खोल दे। कंपनी खोलने से हमें ज्यादा अच्छा अचार और पापड़ बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह मिल जाएगी। साथ ही उनके काम करने के लिए औरतें और मजदूरों की भी जरूरत होगी ना। हम जरूरतमंदों को काम पर रखेंगे, इससे उन्हें भी काम मिलेगा और उनके बच्चों को रोटी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छे विचार है। तुम ये पैसे भी रख दो और अपने कंपनी में लगाओ। मेरा आशीर्वाद है तुम चारों को कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। कुछ दिनों के बाद सुनीता और उसकी बहनें एक कंपनी खोल देते हैं, जिसका नाम वो रखती हैं विमला फूड प्रोडक्ट्स। विमला के हाथों वो कंपनी का उद्घाटन करती है। कुछ ही सालों में विमला की बहुओं की कंपनी कई शहरों में अपने ब्रांचेस खोल देती है। सुनीता और उसकी बहनों को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है। चारों बहनें स्टेज पर अवार्ड लेने जाती है। तभी वो अपनी प्यारी सास को स्टेज पर बुलाती है और अपना अवार्ड विमला को डेडिकेट करती है। विमला की आंखें अपनी चारों बहुओं की सफलता देखकर खुशी की आंसुओं से भर आती हैं।